अभी जैसे जनपद हुआ है ना, पहले पता है जनपद का जो अर्थ होता है जन प्लस पद। जन यानी लोग, है ना, जहाँ जन का पैर स्थिर हुआ वो कहलाया जनपद, है ना। कल बता दिया कि कृषि का शुरुआत हुआ, इसमें आज जो है लिटरली मीन्स लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। सब इम्पोर्टेंट जनपदाज आर शोन ऑन मैप 4। मैप 4 जो है उसमें जनपदों का जो लोकेशन है आप उसको बढ़िया से देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकैवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदाज सच एज पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंगी किला। तो पुराना किला ये सब उस पीरियड में लोगों के रिहाइश का जगह है ना। हस्तिनापुर जहाँ महाभारत का युद्ध का पृष्ठभूमि बना, और अतरंगी खेरा भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट जगह है। इस सभी का नाम याद रखिएगा आगे चल कर भी। दो जो हस्तिनापुर और अतरंगी खेरा उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। यहाँ के लोग हट्स झोपड़ियों में रहते थे, पशु रखते थे, है ना, अन्य तरह के भी जानवर रखते थे। धान, गेहूं, जौ, दलहन, ईख, ये सब, सरसों और ये सब, मस्टर्ड, सब चीज़ का उत्पादन करते थे। दलहन और तेलहन सब का उत्पादन, यानी जो भी आज के ज़माने में खाने पीने का सामान है वहाँ के उत्खनन से, बाय दैट एक्सकैवेशन यू हैव द एविडेंस, है ना। They made earthen pots. Some of them were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware, है ना। देखिए ये कहलाता ही है PGW फेल्स, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, है ना। पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। पेंटेड ग्रेवेयर उत्तर वैदिक काल की विशिष्ट मृदभांड परंपरा है ना। इट इज द डिस्टिंग्विश्ड pottery tradition of later Vedic period। इसको याद रखना है। तो हर युग का अपना अपना एक एक विशेष मृदभांड परंपरा है। उसी में चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, या जहाँ कहीं से भी इस तरह का कोई भी मिट्टी का बर्तन मिलेगा उसको उत्तर वैदिक काल का ही माना जाएगा। समझ गए? As obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns। तो ऊपर वाला जो मिट्टी का बर्तन आपने देखा, यही वाला बर्तन है ना, जो इस पीरियड का एक बर्तन कहलाता है। अब आ गया महाजनपद, है ना। महा माने हो ही गया बड़ा, महाजनपद। इसमें जितने महाजनपदों का चित्र लोकेशन बना हुआ है, धीरे धीरे करके आप लोग सीखिएगा ड्रॉ करने का किताब, मतलब अपने कॉपी पर। इससे क्या होगा कि आगे चलकर आपको फायदा होगा, है ना। क्योंकि जब भी कोई आंसर वगैरह लिखना होगा तो उसमें अगर इस तरह से फिगर बना के लिखिएगा तो आप ही को फायदा है। तो जनपद जब महा हुआ
तो महा मतलब बड़ा, तो जनपदों में आपस में लड़ाई हुई, तो जो भी मजबूत जनपद थे उन लोगों ने कमजोर जनपदों पर अधिकार किया, तो छोटा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र हुआ। और इस समय फिर 16 महाजनपदों की बात होती है बौद्ध पुस्तकों में और भी अन्य किताबों में, है ना। 16 महाजनपद इस समय के फेमस है। Most महाजनपद had a capital city. Many of these were fortified. This means that the huge walls of wood, brick or stone were built around them. सभी महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियां होती थी। प्रायः राजधानियों का किलेबंदी होता था, यानी चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ राजधानी उस समय की विशेषता थी। Forts were probably built because people were afraid of attacks from the other kings. तो किला क्यों बनता था, है ना। तो पहला, आक्रमण से सुरक्षा। किले का निर्माण क्यों हो रहा था? To defend themselves from the attacks of other kings. And needed protection. Also, it is likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. दूसरा, ताकत का दिखावा, है ना। कैसे लोग बड़े बड़े घर बनाकर दिखाते हैं कि देखिए हम कितना ताकतवर है, कितना पैसा है, कितना धनी, बड़े बड़े घर बनाते हैं। इसी तरह से कुछ राजा बड़े बड़े किलेबंद शहर बनाते थे ताकि दूसरे पर इंप्रेशन डाल सके कि देखो हम कितने बड़े महलों वाले शहर में रहते हैं। तीसरा है कि द लैंड एंड द पीपुल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय किंग। अभी भी है, प्रशासनिक सहूलियत भी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सहूलियत। यानी मान लीजिए आप सड़क पर बैठे हुए हैं, तो कोई आपको पूछने गया, देखने गया, तो गली में भाग गए, दुकान में भाग गए। अगर आप इस रूम में बैठे हैं तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिए, इतने दूर में जो आदमी जैसा है उसको पकड़ लिया गया। कैसे आजकल जब कुछ होता है क्राइम तो पुलिस जो है सभी रोड पर नाकेबंदी कर देती है, जो एग्जिट पॉइंट है वहां नाकेबंदी हो जाता है। इसीलिए तो आज उससे भी कुछ फायदा मिलता है, तो जो चोर डकैत ज्यादा चला के खेते खेते भाग जाता है ना। लेकिन जब किले बंद है तो दरवाजा बंद हो गया और आपको हम पूरे शहर में सर्च आउट कर लेंगे घरे घरे। तो उस तरह में प्रशासनिक सहूलियत के लिए भी लोगों पर नियंत्रण करने में भी आसानी होगी। चंद्रगुप्त सीरियलें देखते होइएगा, तो उसमें पाटलिपुत्र शहर भी रात्रि काल में एक समय बंद हो जाता था दरवाजा, है ना। अब किसी को आना जाना नहीं है, इमरजेंसी में कोई आ जाए तो फुल प्रूफ आइडेंटिटी देनी होती थी कि आप हैं कौन। या उस जमाने में शहर में कोई अजनबी भी प्रवेश करेगा तो उसको दिखाना होता था कार्ड की आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन आपको सर्टिफाई कर रहा है कि इनको हम जानते हैं, है ना। तो सीरियल वगैरह देखिएगा तो उससे भी कुछ आइडिया लगता है। तो किलेबंदी का ये 3 फायदा यहाँ दिखलाया गया है। अब किलेबंदी जो है रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स। तो एक तो ब्रिक्स का इस्तेमाल होगा, देखिए ईंट का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इस समय ईंट का डिजाइन अलग है, हम लोगों की तरह नहीं चौड़ा चौड़ा ईंट है। या पत्थर का प्रयोग होगा। दिस इन टर्न मींट इनॉर्मस लेबर, मजदूर का प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। तो जो वहाँ रहने वाले महिला, पुरुष और बच्चे हैं वो श्रमिक के रूप में काम करेंगे और इसके लिए संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी कि पैसा कहाँ से आएगा।
ये कौशाम्बी का फोर्टिफिकेशन वॉल है। दिस पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल्स मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। A part of it was probably built around 2500 years ago. ठीक ना? The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch marked coins. You will read about this in coins. चैप्टर 8। लिखिए फिर आहत सिक्के पंच मार्क कॉइन्स है ना। आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आहत सिक्कों के चलाए जाने का प्रमाण मिलता है ना। पंच मार्क कॉइन्स वेयर इशूड इन द 6th सेंचुरी बीसी। और ये भी लिख लीजिए कि सिक्कों का अर्लीस्ट प्रमाण भी यही है, अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण भी 6वीं शताब्दी से मिलता है, यानी महाजनपदों की पीरियड से ही मिलता है। ठीक है। अब यहां देखिए फिर सेना जो रखना है, तो जो जनपद और महाजनपद में बदल रहा है, तो जनपदों को पर कब्जा करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत राजा को कहां से आएगी? सेना से आएगी। तो वैदिक काल में सेना अस्थायी नहीं होती थी। कुलप होते थे या जो लोग घर के हेड होते थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि जब राजा युद्ध लड़ने जाएगा तो भी उसके साथ युद्ध लड़ने जाएंगे। सब लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कल सूरज उगने के बाद या उगने के समय सब आदमी अमुक जगह आ जाना। सब लोग अपना घर से नहा धो के आ गया लाठी डंडा लेके। तो देयर नॉट यूज्ड टू बी एनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इन द वैदिक पीरियड। युद्ध हुआ, फिर आप घरे चले गए, आपको राजा के साथ जाने की जरूरत नहीं है। राजा के साथ कुछ चुनिंदे लोग रह गए। लेकिन जब कंटिन्यूअस युद्ध होने लगा दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को बुला बुलाकर काम नहीं कर सकते थे। द नेचर चेंज्ड। देयरफॉर इन द 6th century BC, for the first time, permanent standing army were kept by the rulers. 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्थाई सेना रखे जाने की परंपरा शुरू हुई। और इतिहास में कहा जाता है कि बिंबिसार इतिहास का पहला राजा है जिसने अस्थाई सेना रखी। इसलिए बिंबिसार की एक उपाधि है सेनीय, है ना। बिंबिसार की एक उपाधि है सेनीय, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट to have a permanent standing army. The moment you have the permanent standing army, you will have to pay regular salary. नियमित तौर पर उसको वेतन देना पड़ेगा। इससे पहले जो सैनिक लड़ने जाएंगे, जो युद्ध में लूटा जाएगा, उसी में से उनको कुछ हिस्सा दिया जाएगा, उनको वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही आप अस्थायी सेना रखेंगे, वैसे ही आपको नियमित वेतन देना होगा। नियमित वेतन देने के लिए आपके पास अतिरिक्त राजस्व होना चाहिए। जब आप नए नए क्षेत्रों को लूटते हैं तो आप अतिरिक्त राजस्व के संभावनाओं को भी प्राप्त करते हैं। नए क्षेत्र जब आप अधिकार करेंगे तो उस क्षेत्र से मिलने वाला राजस्व अब आपका हुआ, है ना। तो और भी क्षेत्र हमको जीत लेना है, क्योंकि और भी धनी बनना है, तो हम अस्थाई सेना रखेंगे जिसकी बदौलत हम नए नए क्षेत्रों को जीतेंगे। तो इस समय से अस्थाई सेना रखे जाने की परंपरा शुरू हो गई और बिंबिसार ऐसा करने वाला पहला राजा
एज टेक्स्ट जो है वही बताएंगे, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदाज वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, तो बड़े बड़े जब फोर्ट्स बना रहे थे, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़ी सेनाएं रख रहे थे, they needed more resources and they needed officials to collect this. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadal, they started collecting regular taxes. अब बताए कि जैसे उनको बड़े बड़े किले बनाने थे, सेना रखनी थी, तो अब उनको नियमित आमदनी चाहिए। पहले के जमाने में राजा को लोग विभिन्न ओकेजन्स पर उपहार दे जाते थे, तो बाहर रख के खाया पिया मौज बनाया। लेकिन जब ऐसा काम होने लगा तो कभी कभी मिलने वाले उपहार अब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, है ना। अब उसको नियमित आय चाहिए। तो नियमित आय के लिए क्या होगा? नियमित आय के लिए कर वसूलना होगा। कर वसूलने के लिए कर वसूलने वाला अधिकारी चाहिए, है ना। तो अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो उस समय फसलों पर कर लगाया गया, कारीगरों पर कर लगाया गया, पशुपालकों पर भी कर लगाया गया, व्यापार करने वाले वस्तुओं पर कर लगाया गया, और जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे उनको भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कर देना होता था, है ना। तो सभी लोगों से कर लिए जाने की परंपरा इस समय शुरू हो जाती है। तो एक जो चेंज सबसे बड़ा हुआ कि इस समय नियमित सेना है, तो नियमित कराधान भी है ना। एग्रीकल्चर में भी बदलाव हुआ। There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshare, है ना। इस समय लोहा के हल, बेसिकली फाल, तो लिख लीजिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहली बार हल में लोहे के फाल का प्रयोग शुरू हुआ। हल में लोहे के फाल का प्रयोग शुरू हुआ। इसके पहले जो हल था उसमें लकड़ी के ही फाल का प्रयोग होता था। तो लकड़ी के हल के द्वारा गहरी खुदाई नहीं होगी, जुताई नहीं होगी, और अगर कोई जमीन क्लेई हो गई, है ना, सैंडी और क्लेई भूमि होती है, तो जो क्लेई भूमि होती है सूख जाने पर बहुत हार्ड हो जाता है। इधर जो पटना जिले से जब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो दाहिने साइड का जो जमीन है वो क्लेई होने लगता है। उस जमीन का ढेला उठा के मार के कपार भी फोड़ सकते हैं किसी का, है ना। और इधर के ढेला हाथ में उठाइएगा तो फुसफुसा के गिर जाएगा, है ना। तो क्लेई भूमि जब सूख जाती है तो उसमें लोहे के हल द्वारा खेती नहीं हो सकती। अब जब लोहे के फाल का आविष्कार हुआ तो लोहे के फाल के द्वारा जो क्लेई मिट्टी है उसको भी जोत लेंगे, जमीन की गहरी जुताई होगी और फास्टर जुताई होगी, ज्यादा जुताई होगी। इसलिए लोहे के फाल ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाया, और इसीलिए जब शहरीकरण कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व इतिहास का दूसरा शहरीकरण है। सिंधु घाटी पहला शहरीकरण है, लिखती का नहीं, और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व इतिहास का
दूसरा शहरीकरण है। तो सरप्लस प्रोडक्शन में लोहे के फाल के प्रयोग का भी योगदान है, क्योंकि इससे कृषि न होने वाली भूमि में भी कृषि होने लगा और बेहतर कृषि होगा, और गहरी खुदाई के कारण धान का खेती ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ। ठीक है ना। This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. फिर लिखिए एक बात और, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहली बार रोपनी की शुरुआत हुई। Transplantation of crops also began for the first time in the 6th century BC, है ना। तो रोपनी की शुरुआत भी इसी समय यहां से हुई। तो रोपनी जो होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, तो इट हैज ऑल्सो अ रोल इन सरप्लस प्रोडक्शन, एंड द सरप्लस प्रोडक्शन हैज अ रोल इन द अर्बनाइजेशन। This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants should sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. है ना। तो आज भी जैसे अभी धान की रोपनी हुई है, तो पहले धान के बीज को बो दिया जाता है, फिर खेत बना के उस बीज को उखाड़ कर रोपा जाता है। That increases the production. ठीक है ना। एक क्लोजर लुक, अब मगध को देखिए क्लोजर लुक में। इस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध ही हुआ। हाँ, मगध became the most important महाजनपद in about 200 years. Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magad. This was important for transport, water supply, making the land fertile. तो नदियों का क्या वैल्यू था? 3 वैल्यू यहाँ बताया जा रहा है। पहला, आवागमन के लिए, यातायात के लिए। उस जमाने में नदियों के माध्यम से लोग नाव पर ज्यादा सुगमता, इजीली ट्रेवल करते थे। दे यूज्ड टू ट्रेवल इजीली। दूसरा, पानी की सप्लाई। तो नदी है तो आज की तरह नदियां उस जमाने में गंदी नहीं होती थी। मेकिंग लैंड फर्टाइल, और इन नदियों में आने वाले बाढ़ से जमीन के जहां जहां भी बाढ़ का पानी जाएगा, इट विल मेक द लैंड मोर फर्टाइल, क्योंकि बाढ़ के पानी में अब बायो फर्टिलाइजर होता है, तो वह जमीन की उर्वरा फर्टिलिटी को रिगेन करवा देता है। तो 3 फायदा हुआ। ट्रांसपोर्टेशन पहला, पानी की सप्लाई, आपूर्ति, और तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाना, है ना। ये सब पॉइंट लिखते जाइएगा अभी से। Parts of Magad were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. अब देखिए मगध को क्या क्या फायदा मिल रहा है। मगध में उस जमाने में जंगल भी था, जंगलों में हाथी थे। ठीक है। तो मगध वालों ने हाथियों का प्रयोग से, मतलब मगध, और मतलब अगर नाम कहा जाए तो बिंबिसार इतिहास का पहला राजा है जिसने हाथी का सेना में प्रयोग किया। Bimbisar was the first ruler in history who used elephants in the army. तो ये भी मगध को आसानी से सप्लाई में मिलता था, क्योंकि इस इलाके में उस जमाने में बहुत सारे जंगल थे और उन जंगलों में हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते थे। तो बिंबिसार को कहा जाता है कि he was the first to use elephants in the army. इसमें सभी सवाल विभिन्न इम्तहानों में आते हैं, है ना। तो जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको ऑनलाइनर भी याद रहेगा।
है ना, और लोग वन लाइनर कहा कि पूरा किताबें याद करवा देते हैं। तो ये उल्टी गंगा बहाते हैं लोग, और हर आदमी आजकल उसी से प्रसन्न है, गंगा जी को भी बेइज्जती कर रहा है। इसलिए जो एनसीईआरटी का पढ़ाई है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों को एनसीईआरटी की पढ़ाई में टाइम लगता है, और लोग तो एक एक चैप्टर आधे घंटे में खत्म करते हैं। कम से कम इतना तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोग बनिए, आप लोग कुछ इफेक्टिव आदमी नहीं, अपने हॉस्टल लॉज में नहीं बोलते होइएगा, है ना। आप एक चैप्टर 3 दिन 4 दिन में पढ़ते हैं, तो इतना भी तो आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अब जहाँ रहते हो पढ़ो करते हैं, कुछ बोलबो नहीं करते, हम लोग कोई फायदा नहीं होता। जितना जाली स्टूडेंट होता है, कितना अपने कोचिंग वाले को फायदा उठाता है, हम लोग शरीफ होकर भी नहीं फायदा उठाते, है ना। अब एक चैप्टर आज तीसरा दिन पढ़ रहे हैं ना भाई, अब किसी भी यूट्यूब पर जाइए या किसी भी कोचिंग में जाइए कि एक चैप्टर कितना देर में पढ़ाता है। अब तो सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ाने का दावा करते हैं, है ना। तो ये देखिए कि वो लोग या कोई भी देश का कोचिंग एनसीईआरटी के एक चैप्टर को कितना देर में पढ़ा देता है। ये तो देखने की चीज है, कहने की चीज नहीं। चलिए, और लोहा, मगध की सफलता में लोहा का भी बहुत बड़ा हाथ है। मगध और अवंती 2 ऐसे महाजनपद थे जिनके पास लोहे की उपलब्धता थी। उस जमाने में लोहा जब मिला, 6ठी शताब्दी के लोहे का जो प्राप्ति है वो बिहार यानी आपके झारखंड के इलाके में हुआ। इधर का जो लोहा है, इट हैज ए बेटर क्वालिटी देन द आयरन फाउंड इन द लेटर वैदिक पीरियड इन द हिमाचल प्रदेश। उसकी क्वालिटी से इधर के लोहा का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। फिर जब आपके पास लोहा ही है, अपना है, तो जितना भी चाहेंगे आप औजार और हथियार बना लीजिएगा। अब खरीद कर कुछ आता है, बाहर से मंगवाते हैं, उसका प्रयोग और जो आपके यहाँ हो रहा है उसके प्रयोग में अंतर आ जाएगा। तो मगध के राजाओं को हथियार बनाने में कभी कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ा, और जितना मन हुआ उतना हथियार बनाया। एक भाला के बदले 100 को भाला बनाया, एक तलवार के बदले 100 तलवार बनाया। और उस जमाने में अन्य राज्यों के सेनाओं के पास इतने बड़े पैमाने पर लोहे के औजार और हथियार नहीं थे, इसलिए मगध की सफलता में लोहे की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इट हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले इन द एक्सपेंशन ऑफ मगध। इसके अलावे द रूलर्स हैव आल्सो अ रोल टू प्ले इन इट। मगध और दूसरे महाजनपदों में बहुत बड़ा अंतर यह है कि जहां दूसरे महाजनपदों में मुश्किलन एक एक शासक हुए महत्वपूर्ण, मगध में बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, शिशुनाग भी हुआ, नंद लोग हुए। लाइन लगा के 3 डायनेस्टी है, तीनों डायनेस्टी में मजबूत राजा हुए, है ना। और दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ मगध एम्पायर, है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेट रूलर्स आल्सो प्लेड अ डिसाइसिव रोल। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। बिंबिसार ने अंग को जीता था, और अजातशत्रु ने वैशाली को जीता, अजातशत्रु ने कौशल को जीता। तो अजातशत्रु यूपी में चला गया। नंदों ने, महापद्म नंद was another important ruler। नंदों ने आज के कलिंग को जीता, और शिशुनाग का छोड़ दिया, शिशुनाग ने अवंती को जीता। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent। राजगिरी, जो आज का राजगीर है, राजा का घर, राजगिरी का गृह मतलब घर। Present day Rajgir in Bihar was the capital of Magad for several years. Later, capital was shifted to पाटलिपुत्र, present day पटना, है ना। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम सैनिक कैंप के रूप में स्थापित किया, पाटलीग्राम, और उदयन ने इसको राजधानी बनाया।
अजात शत्रु के बेटा उदयन ने इसे राजधानी बनाया, इसको याद रखें। More than 2,300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. है ना? Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared as they had. पहले इतना देख लीजिए, आज से 2300 साल पहले सिकंदर नाम का मैसिडोनिया में एक राजा हुआ। वह चाहता था कि वह विश्व विजेता बने, लेकिन विश्व विजेता तो नहीं बना। फिर भी उसने मिस्र, पश्चिम एशिया को जीता और भारत में ब्यास नदी के किनारे पर आ गया। वह चाहता था कि मगध पर भी आक्रमण करे, लेकिन कहा जाता है कि उसकी सेना ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने मगध के सेनाओं की विशालता के बारे में सुन रखा था, और विशेषकर मगध की सेना में जो हाथी है। अब हाथी आगे चलेगा और चल दिया। उस समय तो तोप बंदूक था नहीं, आप सामने पड़ गए, मारा एक लाख फुटबॉल बन जाएगा, है ना। और जिधर से चलेगा हाथी उधर से कुचलता हुआ चला जाएगा, तो तीर उड़ से उसको जल्दी कुछ होने को नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मगध की सेना के बारे में सुनकर ही सिकंदर की सेना के लोगों ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया। इसका मतलब हुआ कि नंदों की सेना बहुत ही मजबूत सेना रही होगी। अब देखिए दूसरा उदाहरण है बज्जीसन। जैसे इस पीरियड में पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि समिति यूज टू इलेक्ट द रूलर्स। दिस इज रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एलिमेंट। निश्चित रूप से वो डेमोक्रेसी और आज के डेमोक्रेसी में बहुत फर्क है ना। लेकिन उस समय लगभग एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी था कि लोग एक जगह मिलते थे और अपने राजा का चुनाव इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया में राजा को एब्सोल्यूट अधिकार नहीं मिलता। तो जिस तरह से हम लोग कल भी आपको बताए थे कि 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में टॉपिक पढ़ा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, है ना। राजा धीरे धीरे मजबूत हुआ एंड ही कर्व्ड द अथॉरिटी ऑफ द पोप इन यूरोप। तो जब राज सत्ता मजबूत होती है तो अन्य सत्ताओं को वह सबऑर्डिनेट कर देती है, निरंकुश जब लोग होने लगता है। यहां भी लगभग वैसा ही प्रक्रिया चला, लेकिन कई राज्यों में रिपब्लिकन एलिमेंट बचा रहा और उसका उदाहरण वैशाली है। अंग्रेजों ने जब भारत का इतिहास लिखा था तो उन लोगों ने एक लाइन से लिख दिया कि भारत के लोग दे आर हैबिचुएटेड ऑफ बीइंग रूल्ड बाय द ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रूलर्स। इंडिया हैज नेवर टेस्टेड डेमोक्रेसी। इसलिए अगर हम आपके यहाँ निरंकुश शासन स्थापित किए हुए हैं तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको बगल वाला एक थप्पड़ मार दिया और हम भी मार दिए तो आपके लिए क्या नया हुआ? आप तो मार खाने वाले पार्टी है। लतखोर टाइप के आदमी को और कोई और अभी मार दिया तो अंग्रेजों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि जब भारत का आदतें है टू बी रूल्ड बाय द ऑथोरिटेरियन रूलर्स देन वी आर डूइंग नथिंग न्यू टू द इंडियंस। तो पहले लोग बोले ठीक है बोल रहे हैं सर, पीटिए जितना जूता लगाना है। तो लोगों ने अपने जूते खाने के लिए पीठ भी तैयार किया, थप्पड़ खाने के लिए मुंह तैयार किया, गाली सुनने के लिए कान तैयार किया, है ना। धड़ाधड़ सुनते थे लोग। लेकिन हुए एक नया इतिहासकारों का वर्ग है जिसको नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहा गया।
राष्ट्रवादी इतिहासकार, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों में लाज शर्म बचा होता है, तभी तो दुनिया चलती। तो उन लोगों को लगा कि गाली ठीक नहीं है, वी मस्ट रिएक्ट, वी मस्ट रेस्पॉन्ड। उन लोगों ने भी भारत के स्रोतों को पढ़ा। फिर एक इतिहासकार हुए एस अलदेकर और एक काशी प्रसाद जायसवाल, जिनके नाम पर बिहार म्यूजियम में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन लोगों ने वैशाली के गणतंत्र को पढ़ा। अब जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन लॉजिकल नहीं होता है। अब कोई गाली दे रहा है तो आप भी गाली देना स्टार्ट कर दीजिए, तो उसमें झूठ सच बोला ही जाएगा। तो रिएक्शन में झूठ का अपने आप इनपुट आ जाता है। तो इन लोगों ने वैशाली की रिपब्लिक का इस तरह से लिखा कि एकदम आदर्श टाइप का लिख दिया, है ना। और उसी में इन लोगों ने बताया कि तुम लोग जिस समय में कहते हो कि हम लोगों ने रिपब्लिक या डेमोक्रेसी देखा है, उससे भी कई 100 साल पहले भारत ने डेमोक्रेसी देखा है। तो गांव घर में झगड़ा होता है तो नहीं बोलता है, कोई आदमी आपको कुछ बोल दिया, नया नया धनी है या नया नया कुछ दिखा रहा है अपने आप को, तो नहीं आदमी कहता है कि अरे आज तू दिखा रहा है, थोड़ा बाप दादा नहीं देखा होगा, उस समय मेरे घर में ही था, बोलता है ना आदमी। तो काशी प्रसाद जायसवाल और एस अलदेकर ने इंडियन पॉलिटी किताब लिखकर अंग्रेजों को यह दिखलाना चाहा कि जिस समय यूरोप के लोगों ने डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं सुना था, उसके कई 100 साल पहले भारत के वैशाली में डेमोक्रेसी इतने स्प्लेंड भव्य तरीके से चल रही थी कि तुम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो मतलब बौद्धिक भाषा में कहा कि तुम्हारा बाप दादा नहीं देखा होगा, उस समय हमारे यहाँ डेमोक्रेसी था। तो वैशाली गणों का संघ था, इसलिए गण संघ कहलाया है ना, छोटे छोटे गणों का। अब आइए, अब इसमें क्या लिखा है देख लीजिए। वैशाली was under a different form of government rule known as Gan or Sangh. In a Gan or a Sangh, there were not one but many rulers, and each one was known as a Raja. These Rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussions and debate. ये बहुत बात हुआ, संसद में डिस्कशन एंड डिबेट होता है कि हमको आगे क्या करना है, उसका निर्णय हम बात विचार करके करेंगे, बात विवाद करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वेर अटैक्ड बाय एन एनिमी, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, Das and Kamkaraj could not participate in this assembly. तो जैसे कि अगर जो आक्रमण हो गया तो ये लोग मिल बैठकर फैसला करेंगे कि आक्रमण का सामना कैसे किया जाए। लेकिन ड्रॉबैक ये था कि महिला, दास और कामकारों को इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता था। ये ऐसा है, आप एडिटिंग सेटिंग पे जाइए सर, नेचर कर दीजिए। This is an account of the Vajjish from the Digh Nikay. Digh Nikay बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का किताब है, which contains some of the speeches of Buddha. These were written down about 2300 years ago. दिग्ध निकाय मतलब लॉन्ग सर्मन है, इसमें बड़े बड़े प्रवचन हैं उनके।
देखिए अजात शत्रु जो है वैशाली पर विजय प्राप्त करना चाहता था। यह कहा जाता है कि मगध वाले 16 वर्षों से वैशाली पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वैशाली को जीतना मुश्किल हो रहा था। 16 वर्ष जब कहेंगे तो वो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि बिंबिसार के जमाने से हो, लेकिन बिंबिसार का ब्याह भी वैशाली में था, तो उसके जमाने में आक्रमण उस पर होने की संभावना कम है, तो इसीलिए 16 साल वाला थियरी थोड़ा डाउटफुल माना जाता है ना। और अजात शत्रु ने अपने बाबू को मारा था, तो राजगीर में जरासंध बिंबिसार का बंदी गृह भी है, रहेगा घूमने तो जो उधर जाते हैं ना, इस पर जो बना हुआ है रोपवे पर, तो उससे पहले ही बाएं साइड में है उसका घेरा एक बना हुआ है, तो घर रहा होगा उसी में बिंबिसार को बंद कर दिया था अजात शत्रु, क्योंकि बिंबिसार 15 साल की आयु में राजा बन गया और 50 साल प्लस शासन किया। स्वाभाविक है बेटा को लगेगा कि हम कब करेंगे, जब बाबू ही करते रहेगा तो हम कब शासन करेंगे। तो उसको कहा बाबू जी चलिए हटिया, बहुत हुआ, बड़ा बेटा भी नहीं था, और उनको ले जाके बंदी गृह में बंद कर दिया। कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि मार दिया, लेकिन जैन स्रोत में कहा जाता है कि उस बंदी गृह में ले जाकर बंद कर दिया। तो बंदी गृह वहां पर है अभी, और उसी में से अजात शत्रु जो है बिंबिसार, जहाँ मंदिर बना हुआ है वहां भगवान बुद्ध वगैरह को देखते रहता था लोगों को।